नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग का 9th हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ। एजेंडा है पावर सेक्टर का, और पावर सेक्टर में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पावर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एग्जेम्प्ट है। यस सर। तो इसका इनवर्ट सप्लाई पे इनपुट ब्लॉक हो गया। जी। तो ये सारा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को टैक्सेबल कर दिया जाता और फिर तो आईटीसी मिलने रहेगा, तब जो पावर टैरिफ है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फिर रेट ऑफ टैक्स इलेक्ट्रिसिटी का जो आउटपुट टैक्स वो 18% रखते हैं तो क्या होगा, 12% रखते हैं तो क्या होगा, 5% रखते हैं तो क्या होगा। तो ये सब है। फिर इतना ही है। तो ये पूरा मतलब इकोनॉमिक डेटा है, इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे, ये हमारे काम का नहीं। इसके बाद जो एजेंडा आइटम है ये सब देख रहे हैं, ये सब 6.99 हो जाएगा, 6.53 से 6.93 ऐसा करके कुछ, या कम होगा या ज्यादा होगा। जीरो रेटेड रखते हैं तो क्या होगा, कोल बेस्ड पावर, वाटर बेस्ड पावर, सोलार पावर, ये सब कहानी लिखी हुई है। अब कंफर्मेशन ऑफ मीटिंग है, इसको भी छोड़ते हैं, यहां आते हैं। ये जो क्रॉस एम्पावरमेंट टू इंश्योर सिंगल इंटरफेस अंडर जीएसटी, यानी कि किस सेंटर को जुरिडिक्शन मिलेगा या स्टेट को, उसी पे डिस्कशन है। ये फाइनल डिस्कशन होगा यहाँ पर 9th में। He stated that the first option could be to empower state tax administration for all processes like scrutiny, demand, audit, etc. But they should refer the case to the central tax administration wherever a need for adjudication arose, so that levy and collection of IGST remained with the center as envisaged under Article 269A of the Constitution. He further stated that the second option could be that the states could also carry out adjudication for demands arising under the IGST Act, subject to a carve-out that disputes relating to place of supply issues shall only be handled by the Central Tax Administration. तो ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी किसकी आ रही थी, आईजीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन की आ रही है। As regards suggestion for carve out for exclusive jurisdiction of the center for adjudication on place of supply issues, he suggested that this should apply only where there was a dispute between two states. The chairman suggested that carve out for the central tax administration should be for all place of supply issues, including where a third state was aggrieved or where there was a valuation challenge for an interstate supply. He stated that Gujarat, the theme of GST was one tax, one nation. The theme of GST administration should be one businessman, one registration, one tax administration. तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये पूरा सेक्शन 3, 4, 5, 6 बनाया गया था। He added that the state's tax administration could issue demand, adjudicate or file appeals in respect of interstate supplies of goods and services, except in the following situation. Now this is important. Where issue related to change in the destination of supply from one state to another, consumption of supply was required to be apportioned between various states, valuation of interstate supplies between the related parties, the consuming state advised that the case be adjudicated by the center, all import and export related functions. बताइए मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस एक्ट में आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीजीएसटी या आईजीएसटी? आईजीएसटी। आईजीएसटी में आएगा। तो आज के डेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जुरिडिक्शन किसके पास है, सेंटर के पास या स्टेट के पास? सेंटर के पास है। कोई है आपके पास कोई ऐसी फाइल जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जुरिडिक्शन स्टेट के पास हो? मैंने एक अमेंडमेंट पढ़ा था कि स्टेट इसमें एक है जो हम एलयूटी से जो हम सप्लाई करते हैं ना। कहां से? एलयूटी के द्वारा। अच्छा, वो स्टेट के भी जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन जो हम विथ आईजीएसटी पे करके जो एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ, वो सीधे सेंटर को आता है।
करेक्ट करेक्ट, क्योंकि जब आईजीएसटी पे तो कस्टम्स एक्ट में आ हाँ, जाता है, राइट। और कस्टम्स एक्ट का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन सेंटर के पास है। जी जी। ठीक है, मैं वही बता रहा था। मैंने अभी कुछ अमेंडमेंट देखा था 1 साल या 2 साल पहले कि स्टेट ऑथोरिटीज हैव बीन ग्रांटेड द पावर ऑफ रिफंड। पहले इनके पास रिफंड का पावर नहीं था, अब इनके पास है। वो एलयूटी वाला है फिर। अच्छा, एलयूटी वाला है, ओके। तो स्टेट के पास रिफंड भी आता है और एक्सपोर्ट का भी स्टेट के पास है ही सर। है एक, हाँ, वो एलयूटी हो या नॉन एलयूटी दोनों है या एक ही है? एलयूटी हो गया। सिर्फ एलयूटी वाला है, ओके। पहले तो जो शुरुआत में तो ये दे ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सारे डिडक्शन सेंटर को दिए जाए। हाँ 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 बाद में ये हुआ कि नहीं, जो कस्टम जो क्लियर कर रहा है हाँ तो हाँ। वो आईजीएसटी वाला तो सीधे सीधे सेंट्रल के हाथ में जाएगा, और हम्म। बाकी स्टेट और सेंट्रल दोनों जुरिडिक्शन जैसे जो बटे हैं वैसे जाएगा। ओके ओके। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लेवाई एंड कलेक्शन सेंटर के पास रहेगा, ठीक है। अब स्टेट वाला चाह रहा है कि ये लेवाई एंड कलेक्शन जो आईजीएसटी का है वो उनके पास भी आ जाए। तो उन्होंने एक आर्टिकल 258 निकाला, देखिए पढ़ते हैं। जो डेलीगेशन है, द ऑनरेबल चेयरपर्सन स्टेटेड दैट CBC had taken a strict legal view that IGST could only be levied and collected by Central Tax Administration and apportioned to the states. He pointed out that there was another view that under Article 258 of the Constitution, the Honorable President of India, with the consent of Honorable Governor of the state, could entrust the function of central administration to the state administration. ये आर्टिकल 258 में है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन स्टेट कर लेगा। और कैसे करेगा? तो इस अगर आईजीएसटी का फंक्शन स्टेट को दिया गया है तो आर्टिकल 258 में प्रोसेस तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा, क्या प्रोसेस हुआ होगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला होगा तभी पॉसिबल होगा। पढ़ना पड़ेगा ये, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है। दूसरा कि आर्टिकल 258 में लिखा हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन स्टेट दे सकता है, क्या वाइस वर्सा भी ऐसे पॉसिबल है? स्टेट अपना फंक्शन सेंट्रल को दे दे? और केवल रिफंड पे क्यों सोच रहे हैं सर? हम्म। केवल रिफंड के एंगल से क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, मतलब फिर क्या करें? सर आप ऐसे सोचिए कि आप सेंट्रल के जुरिडिक्शन के व्यापारी हैं, और हम्म। आपके यहाँ कोई इंटेलिजेंस ऐसा इनपुट है कि मुझे आपकी जांच करनी है, तो स्टेट तुरंत कर लेगा। हाँ, वो तो कर ही लेगा। तो ये इस पावर की भी तो वो बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टेट सेंटर आज के डेट में सेंटर वाला C+S दोनों की जुरिडिक्शन, दोनों का असेसमेंट कर रहा है, प्लस आई का भी कर रहा है। स्टेट वाला C+S+I का भी असेसमेंट कर रहा है, ये सब नो? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट का फंक्शन सेंटर कर रहा है हाँ और सेंटर का फंक्शन स्टेट कर रहा है, हाँ। और आई जो एक्सक्लूसिव पावर सेंटर का था वो कौन कर रहा है? स्टेट स्टेट भी कर कर रहा रहा है। है। और वो भी आप कह रहे हैं सिर्फ एलयूटी वाला, ठीक बात है। हाँ, एक्सपोर्ट के केस में। हाँ, ऑब्वियसली एलयूटी एक्सपोर्ट में ही होता है ना, कि हाँ और भी बस कहीं बस। होता है? हाँ बस। ठीक है, एलयूटी वाला। अब मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट का फंक्शन अगर सेंटर कर रहा है, एक बार मैं निकालता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें देखते हैं क्या कहानी लिखी हुई है। क्या लेवाई एंड कलेक्शन स्टेट में भी लिखा हुआ है क्या? मैंने ना मॉडल जीएसटी लॉ जून और नवंबर दोनों का डाउनलोड किया है, कभी कभी बहुत दिक्कत हो रही थी। ये कौन सा आर्टिकल 246A, इसमें लेवाई एंड कलेक्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हम्म। और मैं लेवाई एंड कलेक्शन ढूंढूं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एक ही जगह लिखा हुआ है, 269A में, ओके।
वो भी सिर्फ आईजीएसटी के लिए लिखा हुआ है। ओके, तो मतलब सिर्फ आईजीएसटी में प्रॉब्लम है। हम्म। तो सी का असेसमेंट स्टेट कर सकता है और एस का असेसमेंट सेंटर कर सकता है, लेकिन आई का असेसमेंट सिर्फ सेंटर ही कर सकता था। तो उन्होंने 258 निकाला। चलिए ठीक है, अब आगे तो रेशियो रेशियो पे डिस्कशन हो रहा है। अब ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आपको बताता हूं। अच्छा एक बात बताइए, टोटल टैक्स पेयर सेंटर के पास ज्यादा है या स्टेट के पास ज्यादा है? तो रेशियो बढ़ता है। हाँ हाँ, आज के डेट में बताइए। आज के डेट में 1/1 चल रहा है। नहीं, क्या डेढ़ 91 करोड़, है? 1.5 करोड़ तक 90 इधर है, 10 इधर है। हाँ। 1.5 करोड़ से ऊपर 50-50 है। हाँ, 1/1 है। हाँ। है ना? तो हम्म। ऑब्वियसली अब ये जो अप टू 10 करोड़ में टोटल जो टैक्स पेयर है वो है 26 लाख। देयर वर अप्रोक्सीमेट 26 लाख टैक्स पेयर बिटवीन टर्नओवर ऑफ 20 लाख टू 1.5 करोड़, यानी कि 26 लाख में 2.6 लाख इनको मिला। हम्म। बाकी 90%, 26 लाख का 90% स्टेट को मिल गया। हम्म। फिर फर्दर स्टेट अप्रूव 14 लाख टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.4 करोड़ से ज्यादा है, तो 7 लाख यहां मिल गया, हम्म। 7 लाख यहां मिल गया। तो यहां पर जो टोटल सेंटर जो टैक्स पेयर है उनके पास कितना है? 9.6 लाख। हम्म। और यहां पर अगर 22 लाख यहां मिलता है तो यहां पर 31 लाख इनके पास है, स्टेट के पास। ठीक है, तो ये एक डेटा है जो यहां लिखा हुआ है, काम का नहीं है हम लोग का, लेकिन एक आइडिया लग गया हम लोग को। ये फाइनल डिसीजन हुआ जो मैंने येलो में किया हुआ है। After further discussion, the council agreed to the decision as recorded below in respect of cross empowerment to ensure single interface under GST. देखिए क्या क्या लिखा है। There shall be a division of taxpayers between the central and state tax administrations for all administrative purposes. All administrative purposes का मतलब क्या होगा? चाहे वो ऑडिट हो, स्क्रूटनी हो, एनफोर्समेंट हो, इंटेलिजेंस हो, सब कुछ डिवाइड हो गया। ऑल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बिलो 1.5 करोड़। तो अच्छा, पहला ये तो एक समझ लीजिए ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर रूल है कि टैक्स पेयर्स को हम सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया जाएगा फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, मतलब वर्टिकल डिवीजन है ये। इसके बाद ये कह रहा है कि वर्टिकल डिवीजन होगा कैसे। बोला अगर बिलो 1.5 करोड़ का टर्नओवर है तो 10 और 90%। फिर यहां भी देखिए ऑल लिखा हुआ, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अबव 1.5 करोड़ है तो 50% ईच होगा, अगेन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब कहानी ये हुई कि भैया ठीक है, ऐसा हो जाएगा, अप टू 1.5 करोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अबव 1.5 करोड़ में बहुत सारी पीएसयू आती है, रिलायंस आता है, महारत्ना कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनी आती है जिनका टर्नओवर 300 करोड़ से ऊपर है, 400 करोड़ से ऊपर है। ये 50-50 कैसे होगा बताइए? क्या इसको 50-50 ऐसे कर लें कि जितने भी क्रीम कंपनीज हैं वो सारा सेंटर ले ले, बाकी स्टेट ले ले? जैसे झारखंड में आपको मैं बताता हूं, झारखंड में टाटा स्टील है और सेल है। टाटा स्टील सेंटर में है और सेल स्टेट में है। कोल इंडिया भी है, उसका जुरिसडिक्शन नहीं पता। आप मुझे एक बात बताइए कि दोनों सेंटर के पास जा सकता था, दोनों स्टेट के पास जा सकता था? क्या सकता था? इन्होंने यहां पर लिखा था कि कंप्यूटर द्वारा निकाल लेंगे, लेकिन मुझे यहां पर जो बताया गया झारखंड में कि इनमें दोनों के ऑफिसर बैठे, सेंटर और स्टेट के, दोनों ने कहा भैया कोई एक सेंटर रखेगा, कोई एक सेल रखेगा, दोनों सेंटर या दोनों स्टेट नहीं रख सकता। तो ऐसे भी डिवीजन हुए हैं।
देखिए, the division of taxpayers in each state shall be done by a computer at the state level based on stratified random sampling and could also take into account the geographical location and type of the taxpayers as may be mutually agreed. आज देखिए सर्विस टैक्स इंडस्ट्री भी 50-50 हुई है। आज टेलीकम्युनिकेशन किसी स्टेट में है, आईटी की कोई कंपनी है किसी स्टेट में, तो वो उन सब का भी डिवीजन हुआ है 50-50। तो ऑब्वियसली वो मिल बैठ के डिवीजन किया हुआ उन्होंने। द न्यू रजिस्ट्रेशन, अच्छा इसमें ये डिवीजन का ये नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने दो ही बनाए हैं, 1.5 करोड़ एंड अबव 1.5 करोड़। इनको 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ के टर्नओवर के बेसिस पे, सर्विस टैक्स इंडस्ट्री के बेसिस पे, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग इंडस्ट्री के बेसिस पे कोई नहीं बनाया, सीधे वर्टिकल डिवीजन एक साथ कर दिया। तो ये स्लैब भी बन सकता था। अब जो नया रजिस्ट्रेशन है उनका डिवीजन कैसे होगा? जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उनका टर्नओवर के बारे में पता होता है? तो मैं कहीं पढ़ रहा था, बोला जो न्यू रजिस्ट्रेशन आप बताइए वो कितना सच सही है। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्या एस्टिमेटेड टर्नओवर के बारे में बताना होता है क्या? जब आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो क्या वो पूछते हैं कि एस्टिमेटेड टर्नओवर इस फाइनेंशियल ईयर में कितना? नो सर, नो, नहीं बताना होता। ओके ओके, तो चलिए, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। तो अब ये कैसे डिवाइड होगा? बोला कि एक इधर ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। द न्यू रजिस्ट्रेशन shall be initially divided one each between center and state, and at the end of the year, once the turnover of such new registration was ascertained, those units with turnover below 1.5 crore shall be divided into the ratio of 90% and 10, and those above shall be in the 50-50। ये है। अब अगर ये है तो आप सोचिए, जब आपको नोटिस आता है तो आप जब जुरिडिक्शन देखते हैं, सेंटर लिखा हुआ या स्टेट लिखा हुआ है, ये चेंज हो सकता है। हो सकता है फर्स्ट ईयर में सेंटर हो, नेक्स्ट ईयर स्टेट हो जाए। तो इसीलिए जुरिडिक्शन न्यू रजिस्ट्रेशन का कम से कम आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा पोर्टल में जाके कि जो नोटिस इश्यू कर रहा है वो जुरिडिक्शनल ऑफिसर है या नहीं। ठीक बात है। एक बात और, अब जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, आज 5 साल हो गए, जिस टैक्स पेयर का जुरिडिक्शन सेंटर था वो आज भी सेंटर है, जिसका स्टेट था वो आज भी स्टेट है। ठीक बात है या नहीं? क्या इनको अब टाइम आ गया है सेंटर वाले को स्टेट में कन्वर्ट कर दे, स्टेट वाले को सेंटर में कन्वर्ट कर दे? ये करना ही नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, या करना चाहिए? क्या ओपिनियन है आपका? जैसा चलता है ऐसा चलना चाहिए सर। अगर जैसा चलता है वैसा चलना चाहिए तो आज बताइए इन लोग की मिली भगत हो जाएगी, करप्शन फैलेगा, ऑफिसर का ट्रांसफर तो इसीलिए किया जाता है ना। तो ये अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया किसी इंटरवल में, भला हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद दे विल डू। आज आप जीएसटी पोर्टल में जाते हैं तो जीएसटी पोर्टल में जो रेड में लिखा होता है वो आपका जुरिडिक्शन होता है। आप जीएसटी पोर्टल में जाइए, देखिए सेंटर जुरिडिक्शन और स्टेट जुरिडिक्शन दोनों लिखा होगा आपका। हेलो, देखा है कि नहीं आपने? यस सर, देखा है ना? देखा है। तो अगर रेड में लिखा हुआ है तो वो आपका जुरिडिक्शन है। तो अगर स्टेट रेड में लिखा हुआ तो ये स्टेट आपका जुरिडिक्शन है। बस ये रेड तो चेंज करना, एक फॉर्मूला लगाएंगे और चेंज हो जाएगा। सर, इसमें इंटेलिजेंस का क्या रोल है? फिर नोटिस उनसे भी आते रहते हैं, जैसे यहाँ पे कर्नाटका में एनफोर्समेंट की। इंटेलिजेंस का तो ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है, अगर सेंटर के इंटेलिजेंस है तो ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है। जैसे अभी नए रजिस्ट्रेशन का ये 6 महीने में, 1 साल में वो रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो भी इनिशिएट करते हैं इंटेलिजेंस। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? मुझे एक नोटिस आया था तो उसको इसी रिप्लाई दिया तो वो वहीं पे खत्म हो गया। आपसे शेयर करता हूँ, बाद में बात करेंगे सर इस बारे में। ठीक है, बताइएगा। मतलब इंटेलिजेंस वाले रिटर्न फाइल नहीं हुआ तो नोटिस इशू कर रहे हैं? हाँ, तो 3 महीने का फाइल नहीं किया था बोल के वो नोटिस आ गया था। इंटेलिजेंस वाला क्यों इशू कर रहा है?
हाँ जी, इंटेलिजेंस नहीं दिएगा सर, और ज्यूरिस्डिक्शन ऑफिसर तो दिएगा फॉर्म 3 ये। नहीं नहीं, वो मैं बैंगलोर इधर कर्नाटक में एनफोर्समेंट से आया था, वो एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस बोलते हैं Enforcement तो। से कोई नोटिस नहीं आएगा सर कर्नाटक पे। हाँ अच्छा दिखाइएगा दिखाइएगा जी हाँ दिखाइएगा। श्योर ये सर, मतलब हम लोग के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। मैं शेयर करता हूँ सर पूरा। हाँ हाँ हाँ, इंटेलिजेंस वाले से सेक्शन 67 आएगा, 70 आएगा, समन वाला, ये सब आएगा। चलिए ठीक है। The above arrangement shall be reviewed by the council from time to time. Both the central and state tax administrations shall have the power to take intelligence-based enforcement action in respect of the entire value chain. अब आप समझ लीजिए क्या लिख दिया, ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन लिख दिया है। अगर इंटेलिजेंस सेंटर का है तो ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन, अगर इंटेलिजेंस स्टेट का है तो ऑल स्टेट जुरिस्डिक्शन। मैं इसको आपको इस तरह से समझा भी देता हूं। मान लीजिए आपका जुरिस्डिक्शन सेंटर के पास है, ए है, इसका जुरिस्डिक्शन सेंटर के पास है। क्या स्टेट का इंटेलिजेंस इस ए के यहां ए को समन भेज सकता है 70 में? क्या यह स्टेट का इंटेलिजेंस ए को सेक्शन 67 में इसके यहां रेड या इंस्पेक्शन कर सकता है? यस, यस यस कर सकता है। उसी तरह से स्टेट का ऑडिट भी ये सारा काम कर सकता है, यानी कि इसके यहां सेक्शन 65 कर सकता है, भले वो सेंटर में हो। ठीक बात है। सिमिलरली वाइस वर्सा, सेंटर स्टेट, आपका जुरिस्डिक्शन स्टेट में है तो सेंटर का इंटेलिजेंस और सेंटर का ऑडिट टीम इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है एज पर लॉ। ठीक बात है। अब कहानी यह है कि जो वन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वन एडमिनिस्ट्रेशन वाकई हुआ नहीं है सेंटर स्टेट। आपका जुरिस्डिक्शन यहां पर है, ए का जुरिस्डिक्शन सेंटर के पास है, तो स्टेट का इन्फोर्समेंट यहां आ रहा है, सेंटर का इन्फोर्समेंट यहां आ रहा है, सेंटर का जुरिस्डिक्शन यहां आ सकता है। ठीक बात है। स्टेट का जुरिस्डिक्शन ऑफिसर ए के पास नहीं आ सकता है। तो ए के पास कितने लोग आ सकते हैं, कितना डिपार्टमेंट आ सकता है? एक इंटेलिजेंस वाला, सेंट्रल इंटेलिजेंस, सेंट्रल ऑडिट, स्टेट इंटेलिजेंस, स्टेट ऑडिट और इसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। 1 2 3 4 5 लोग इसके पास आ सकते हैं। ठीक बात है। इसमें आप ये भी देखिएगा, सेंटर स्टेट, ए का जुरिस्डिक्शन स्टेट के पास, सेंटर इंटेलिजेंस ने इसको सेक्शन 67 दे दिया, स्टेट इंटेलिजेंस भी सेक्शन 67 लेके आ गया। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? एज पर लॉ इज इट लीगल? इट इज अलाउड। ये स्टेट का ऑडिट आ गया सेक्शन 65, बताइए अलाउड या नॉट अलाउड? हाँ ना, तो बोल ही सकते हैं आप। इंतजार मत कीजिए एक दूसरे का, बताइए अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड 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 है ना? हाँ बिल्कुल अलाउड है। और हमने ये केस हैंडल किए हैं। हमने हैंडल किया, क्या किया मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल स्टेट ए, स्टेट वाला ऑडिट करके गया। अब स्टेट वाला ऑडिट करके जाएगा तो क्या स्टेट का टीम, ऑडिट टीम एससीएन इश्यू कर पाएगा? यस और नो? कर सकता है। कर सर सकता है, करेगा? हाँ सर, करेगा, हाँ सर, तो हमने कर ही लिया। और हाँ। इधर सेंटर वाला भी एक एससीएन इश्यू कर दिया, सेम इश्यू, सेम पैरेलली सर, काउंट है, पैरेलली पैरेलली सेम इश्यू, सेम फैक्ट। क्या उपाय है? लीगली अलाउड है। नो सर। ग्राउंड सर, ग्राउंड भी सेम है, वही तो कह रहा हूं। मान लीजिए 2A और 3B का मिसमैच है। नो सर, दोनों नहीं सकते। नहीं नहीं, दोनों कर सकता है, अलाउड है। अब आप बताइए सॉल्यूशन। अभी तो आपने कहा अलाउड है।
ए सेंटर के पास है तो सेंटर तो हर हालत में कर सकता है, और करेक्ट। ये एनफोर्समेंट एक्शन है स्टेट वाला, ये भी हर हालत में कर सकता है। जो एनफोर्समेंट करेगा, जो ऑडिट करेगा, वही एससीएन इश्यू करेगा। पैरेलली पहले पहले इंटेलिजेंस से ऐसे कुछ रहता है, बाद में असाइन होता है स्टेट को, ऐसे कुछ? नहीं, पहला जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर का एससीएन भी यही करेगा, एडजुडिकेट भी यही करेगा, सब कुछ यही करेगा, ऑडिट टीम ही करेगा, वो अपने जुरिडिक्शन ऑफिसर को नहीं दे सकता। ये अलाउड है। तो इसमें इस केस में हमने क्या किया, हमने कहा रिक्वेस्ट, और कोई उपाय नहीं था। जब रिक्वेस्ट किया गया तो इस टीम ने, इस ऑडिट टीम ने अपना सारा इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर दिया, सेंटर वालों के साथ, और इन्होंने अपना एससीएन ड्रॉप कर दिया। फिर उनके पास है। क्या वो म्यूचुअली हो गया था, कैसे सर? हाँ, म्यूचुअली हो गया था। अच्छा, दोनों ने बात किया था हाँ हाँ, डिपार्टमेंट, स्टेट और Correct. सेंटर में? करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे केस में जब लॉ आपका साथ नहीं दे तो रिक्वेस्ट। चलिए, अब आते हैं पावर अंडर आईजीएसटी एक्ट। पावर्स अंडर आईजीएसटी एक्ट। सर मेरे हाँ। पास एक केस आया था सर, हाँ, रेड हुआ था। हम्म। एट द सेम टाइम ऑडिट से भी मुझे नोटिस आया था। सो रेड किसने मैंने किया था? रेड किसने किया था? सेंट्रल सेंट्रल इंटेलिजेंस ने। सेंट्रल इंटेलिजेंस सर। So Okay. I requested the audit department to either audit department should take the case or intelligence. सेंट्रल ऑडिट, But ऑडिट भी सेंट्रल central ऑडिट audit, का था? central audit, दोनों yes, इंटेलिजेंस। sir. ओके ओके ओके, हाँ। but they didn't agree, sir. ओके, एक बात बताइए, आपका जुरिडिक्शन किसके पास था? Central. अच्छा, आपका जुरिडिक्शन भी सेंटर में था, ठीक है। Now simultaneously they are doing, sir. Audit separate हो रहा है और raid का वो इन जो शोकस नोटिस सेपरेटली इशू है। ऑडिट का अभी तक ये शोकस नहीं इशू है, पर इसका रेड व्हाट दे हैव डन, दे हैव इशूड द शोकस नोटिस। इनको पहले रेड हुआ था या पहले ऑडिट हुआ था? फर्स्ट रेड हुआ था सर, फिर अच्छा। ऑडिट नोटिस। रेड होने के बाद और दे इशूड सम DRC 01 लेटर ऑन। ऑडिट डिपार्टमेंट इशूड another notice for hearing. ऑडिट में आ गया। We requested to do the audit either of the side, but they didn't agree, sir. नहीं तो देखिए बालाराज जी, इसमें बहुत सर। सारे इश्यू हो सकते हैं। मुझे नहीं पता अभी INS 01 में क्या लिखा हुआ था, उनके पास कौन सा रीजन टू बिलीव था, इंटेलिजेंस इनपुट था, जिनके कारण आपके यहाँ रेड हुआ है, समझ रहे हैं? Given a notice of 60 pages, sir. हाँ हाँ, तो वो पूरा का पूरा उसको जब तक स्टडी करेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि रीजन टू बिलीव वी नीड टू नो। हो सकता है फेक इनवॉइस का केस हो, ऑडिट में फेक इनवॉइस के बारे में पता नहीं लगेगा, देयरफॉर दे विल नॉट स्टॉप। Okay, sir. Okay. समझ में आ रहा है? Can both the departments simultaneously do the investigation like? यस, बहुत ऑब्जेक्टिव अलग है। Okay, sir. ऑब्जेक्टिव अलग है। हमने जो किया था अभी, आपको जो एग्जांपल लिया, उसमें तो आसान सा केस था ना, लेकिन ये इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, वी हैव टू फाइंड आउट कि ऑफिसर कहाँ गलती कर रहा है। INS 01 ठीक से इशू हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बाद तो समन भी इशू हुआ होगा, समन इशू हो गया। हाँ, फर्स्ट समन इशू किया सर वो। हाँ, तो समन चलेगा, दिखाइएगा तो करेंगे हम लोग। चलिए। ओके सर। Powers under IGST Act shall be cross-empowered to state tax administration on the same basis as CNS, either under law or under Article 258 of the Constitution, but with the exception that Central Tax Administration shall alone have the power to adjudicate a case where the disputed issues relate to place of supply, or where an affected state requests that the case be adjudicated by the CGST authority, and for such issues of export and import as may be discussed in the law committee of officers and brought back to the council for decision. इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट सिर्फ क्या करेगा, गलतियां निकालेगा और सेंटर को दे देगा, इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है। अब आइए टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में। जो 12 अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है वो तो यूनियन टेरिटरी है,
लेकिन उस अप टू 12 नॉटिकल माइल के में अगर कोई सप्लाई होता है, दैट इज डीम्ड सप्लाई ऑफ दैट कोस्टल स्टेट. The territorial water within the 12 nautical miles shall be treated as the territory of the Union of India unless Honorable Supreme Court decides otherwise in the ongoing litigation on the issue. But the power to collect the state tax in the territorial water shall be delegated by the central government to the states. आज के डेट में रजिस्ट्रेशन अगर कोस्टल स्टेट में है तो रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट में लेना पड़ेगा. ये तो हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ लिया था आपके साथ. यस. और 12 नॉटिकल माइल में अगर कोई सप्लाई होगा तो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा. वहां पर वर्ड डीम्ड भी लिखा हुआ है आईजीएसटी लॉ में, इंदिरा. है ना. लेकिन वो हर हालत में डीम्ड इसीलिए लिखना पड़ा ना, बिकॉज इट इज नॉट ए स्टेट का हिस्सा नहीं है, वो हमेशा यूनियन टेरिटरी ही है. जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तब तक जो प्रोसेस लिखा हो वही चलेगा. तो ये हो गया पूरा. दिस इज द फाइनल क्रॉस एम्पावरमेंट सेक्शन 3, 4, 5, 6. ये पूरा उसी से रिलेटेड है. सेक्शन 3 to 6 और हमने ये पूरा डिस्कस किया था आपके साथ जब हम लोग इसकी क्लासेस ले रहे थे, हैंडलिंग जीएसटी नोटिस. तो मुझे लगता है 9th कंप्लीटेड. इसको मैं बंद कर दूं. अब now we'll start 10th. Tenth, 18 February 2017. एजेंडा कंफर्मेशन, अप्रूवल और ड्राफ्ट कंपनसेशन लॉ ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग. ये मॉडल जीएसटी लॉ ये पढ़ेंगे. तो ये इसको छोड़ देते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग 9th पढ़ चुके हैं आपके साथ. इसमें क्या है ये देखिए, यहां लिखा था, है ना. West Bengal stated that new registration would declare its estimated turnover at the time of taking registration. He added that most new registration would fall in the category of taxpayers with turnover below 1.5 crore. The Honorable Minister from Telangana stated that a new registrant would normally know his turnover at the time of starting his business. The Honorable Chairperson stated that it would be more practical that when a new registration came in the tax fold, he should be allocated to the center and states in the ratio of 50-50. And at the end of the year, if its turnover was below 1.5 crore, its allocation to the central and state administration would be as per 90-10% formula, and if the turnover was this on the basis of 50% formula. ये ऐसा लिखा हुआ था क्या न्यू रजिस्ट्रेशन में? ऐसा लेकिन लिखा नहीं 9th वाले में. चलिए, Delhi stated that whether a VAT officer should have the power to decide a particular activity to be export or not needed to be discussed separately before arriving at a decision. अब तो उनको पावर दे ही दिया गया है वैट ऑफिसर को भी, एक्सपोर्ट है या नहीं है. He pointed out that for refunding the tax on export, the certification would continue to come from the custom department, which would be accepted by the state administration. He also pointed out that if ITC was used for paying IGST on export, the state administration would need to examine the input-output ratio for utilization of such ITC. He added that the states had agreed to treat supplies to SCZ as interstate supplies on the understanding that the state would have the power to examine such supplies. अच्छा, SCZ के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है वो CS लगता है या I लगता है? आई लगता है. तो आई का भी वर्टिकल डिवीजन हो ही चुका है, तो स्टेट के पास ये सारा पावर है ही. Custom department would continue to administer the activity of import and export, but tax refund on export would also include SGST, and therefore this would need to be administered also by the state administration. अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे कस्टम लगता है क्या?
हाँ ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे कस्टम है? यस और नो? अरे आप बता ही नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। जी सर, यस सर। ओके ओके। अभी आ रही है, अभी आ रही हाँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी लगता है क्या? सॉरी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे कस्टम लगता है? नहीं, नहीं है। लगता है। तो देखिए एक स्टेट वाले क्या कह रहे हैं कि मान लिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर तो कस्टम लग रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो हमें दे दो। Custom Department would continue to administer the activity of import and export, but tax refund on export would also include SGST, and therefore this would need to be administered also by the state administration. आगे लिखा था। अच्छा, ये तो कंपनसेशन है, कंपनसेशन से कोई मतलब नहीं है हमको। तो देखिए ये हेलो, यस, ऑडियो ना ओके। हाँ, इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, कनेक्शन बार बार जा रहा है। खैर, मैं यहाँ ये वाला पढ़ रहा हूँ। ट्रिब्यूनल का इश्यू में क्या बताया था आपको, ट्रिब्यूनल क्यों नहीं फॉर्म हो पा रहा है? ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स इन्होंने रखे हैं, उन्होंने वो एक डिपार्टमेंट जुडिशियल से मेंबर रखा हुआ है और 2 टेक्निकल मेंबर, एक सेंट्रल के साथ, एक स्टेट वाला। ट्रिब्यूनल एक्ट ये सब पास्ट है, उसमें ये कहा गया कि ये ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर ज्यादा होना चाहिए, टेक्निकल ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ऑफिसर सब लीगल सर्विसेज के या टैक्सेशन में बोलता है जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनको रख लिया, ये भी अच्छा जजमेंट दे सकते हैं। और जब ये चैलेंज हुआ मद्रास हाई कोर्ट में तो स्टक डाउन ही कर दिया, बोलता ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं सुनने में आ रहा हूं कि 2023 के अर्ली में ये ट्रिब्यूनल सेटअप हो जाएगा, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो निश्चित है कि जुडिशियल मेंबर यानी कि जो बेसिकली रिटायर्ड जज हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हैं, दैट जज अलोन शैल हियर द डिस्प्यूट्स, क्योंकि यही इंटरप्रेट कर सकते हैं लॉ को। ये जो ऑफिसर्स इंटरप्रेट करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन ये इंटरप्रेट करेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। उत्तर प्रदेश stated as the proposed appellate tribunal was to consist of 3 members. A significantly large number of judicial member would be required. ये मान रहे हैं, and the provision might be reconsidered, and that an additional district judge should also be considered for appointment to the GST tribunal. He added that members of the state judicial services should also be considered for appointment to the tribunal. The Honorable Minister from West Bengal stated that the officers of Indian Legal Service did not exercise quasi-judicial functions. The Honorable Chairperson observed that for reaching the level of Additional Secretary in the Ministry of Law, an officer would have worked for 25 to 30 years, and so he would have been trained. अब ये सेंटर ही नहीं मान रहा तो अब क्या हो सकता है?
trained on legal matter. West Bengal observed that he would still not have the experience of court proceedings. The Secretary Legal Affairs stated that the cadre of Indian legal service was relatively small and it had advocates with experience of 7 years or more and sometimes even district judges joined as an officer of the Indian legal service. He added that officers in the rank of additional secretary in the Indian legal service were also discharging quasi-judicial function as members of several tribunals and also working as arbitrators. The Honorable Minister from West Bengal stated that his state did not have a strong position on this issue. The Honorable Chairperson suggested to retain the provision in the draft model GST law that the President and the judicial members of the national and state benches would be appointed in consultation with the Chief Justice of Supreme Court and High Court, as the case may be, and that the technical members would be appointed by the central and state governments. अब मैं जो बोल रहा था वो कहाँ लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ. The Honorable Minister from West Bengal raised a question that if a place of supply issue was only one of the issues in dispute, अच्छा इसको मैं पढ़ने से पहले मान लीजिए SCN इश्यू हुआ जिसमें 4 इश्यूज C+S के हैं, ये 5वां इश्यू I का है, तो I कौन एडजुडिकेट करेगा? सेंटर एडजुडिकेट करेगा, या फिर अगर अपील में जाता है तो अपील में किसके पास जाएगा? स्टेट बेंच के पास जाएगा या नेशनल बेंच के पास जाएगा? ठीक बात है. तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, या तो एंटायर को आप नेशनल, अच्छा मैं नेशनल बेंच और स्टेट बेंच में बता दूं, स्टेट बेंच प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू करने का, एडजुडिकेट करने का इनके पास पावर नहीं है. स्टेट बेंच को किसके पास पावर है? नेशनल बेंच को प्लेस ऑफ सप्लाई को हियर करने का. तो अगर किसी SCN में इतने सारे इश्यू हैं, या तो सारे इश्यू स्टेट बेंच में जाए, लेकिन स्टेट बेंच के पास प्लेस ऑफ सप्लाई हियर करने का पावर ही नहीं है, या तो सारे इश्यू को नेशनल बेंच में ले जाइए, या फिर बाइफर्केट कर दीजिए, ये 4 इश्यू स्टेट बेंच और ये नेशनल बेंच. तो ये डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे लगता है डिस्कशन में यही आया है कि ये सारा इश्यू नेशनल बेंच में चला जाएगा. If a place of supply issue was only one of the issues in the dispute, there were other issues in dispute like valuation or eligibility of ITC, then how can taxpayers segregate the dispute and file one appeal before the national bench for place of supply issue and another appeal to the jurisdictional state bench for the other issues? He suggested that in this view, national bench or regional bench might not be needed and appeal could be filed only before the state bench. The Secretary stated that an appeal could not be bifurcated in such a manner and that any appeal which involved a dispute on the place of supply as an issue, then all issues in that appeal could be heard and disposed of by the national bench. He added that where an appeal did not involve an issue relating to place of supply, then it would be heard by the relevant state bench. The council agreed to this suggestion. The Honorable Minister from West Bengal also raised the issue whether regional benches of the national bench was required. The Secretary stated that the provision under this was enabling provision to be used only when needed. ये देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सप्लाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है सर. यस सर. लेकिन जीएसटी लॉ में शेड्यूल 2 इन दोनों को रख के सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लिया गया. हाँ सर. जीएसटी इज ओवरराइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. इसका जवाब ये यहां दे रहे हैं. The Secretary informed that in the officers' meeting held, an officer from Maharashtra had raised the issue of potential conflict between this, under which works contract and restaurant, tax on sale or purchase of goods, and Schedule 2 was treated as supply of service. He stated that a union law ministry needed to examine this issue. The Secretary Legal Affairs stated that if there was no double taxation on a supply, there was no objection in retaining the formulation as proposed in clause 6 of Schedule 2. डबल टैक्सेशन तो नहीं हो रहा है ना इसमें. इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को और रेस्टोरेंट को अगर मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेता हूं तो इज देयर एनी डबल टैक्सेशन? नहीं. बोला डबल टैक्सेशन हो नहीं रहा है. मोर ओवर, लेकिन अगर डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा, चलिए मान लिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया,
जैसे जैसे आपने इसको सप्लाई और सर्विस माना, तो कंपोजिशन लेवाई से ये दोनों बाहर आ गए, सर। क्योंकि कंपोजिशन लेवाई सिर्फ गुड्स के लिए था, यस। सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए था नहीं। हाँ। अब जैसे ये लोग दोनों बाहर आ गए, इनको अगर कंपोजिशन में लेके आना है तो कंपोजिशन में इनको स्पेशली लिखना पड़ेगा। यस, इसीलिए आप देखिए कंपोजिशन में रेस्टोरेंट को स्पेशली लिखा हुआ है उन्होंने, है ना, 5% के हिसाब से, 5 या 6, 5% 5% के हिसाब से, इसीलिए इसको स्पेशली लिखा हुआ है। लेकिन एक बात और कही, द ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विद द एक्सप्रेशन in this constitution unless the context otherwise required. The following expression have meaning hereby respectively assigned to them, and observe that it therefore follows that if the context was otherwise, there could be no legal challenge to the definition proposed in Schedule 2 of the Model GST. इसीलिए कोई चैलेंज नहीं है, इसीलिए चल रहा है। चलिए, मैं कल या परसों किसी को कह रहा था, जो हम लोग जीएसटी मिनट्स पढ़ रहे हैं, हम ही लोग हैं, इंडिया के टॉप 10 आईडीटी फर्म निकाले लीजिए, लॉ फर्म, उसमें अगर टोटल 500 एम्प्लॉइज हैं तो उसमें से मुझे लगता है सिर्फ 10% या इवन लेस देन 1% हैव रेड द होल जीएसटी मिनट्स। मुझे लग रहा है वी आर ओनली वेरी फ्यू जिसने ये पूरा जीएसटी लॉ पढ़ा है, नहीं तो इसके बारे में मैंने, ऐसा कोई नहीं है जीएसटी में जिससे पूछा नहीं है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए, तो वी आर ब्लेस्ड और वी आर लकी कि हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं, और हम लोग प्रैक्टिस ग्रो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोग का दायरा 360 डिग्री हम लोग सोच पाएंगे, एकदम डीप में जा रहे हैं ना सर इसके लिए। हाँ, स्टेटेड दैट, सर हाँ जी, हम भी लकी है आपके साथ। हाँ, Yes. वी आर ऑल लकी। हम आपका किताब का वेट कर रहे हैं, बुक्स के लिए ईगरली वेटिंग। हाँ, थैंक यू। नहीं, ये भी निश्चित था कि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अकेले तो नहीं पढ़ पाता इसको, मुझे पढ़ना ही था, तो आप लोग का साथ मिल गया तो हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं। अब इसमें देखिए, सेबी, ट्राई, आईआरडीए, और कौन है, आरबीआई, ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यस। ये कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो इनको या तो नो सप्लाई में डाला जाए, या एग्जेम्पशन में डाला जाए, या टैक्सेबल में कर दिया जाए। अभी हमने लास्ट कुछ सेशन में देखा कि सेबी का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया, ट्राई का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया, आरबीआई का भी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया, आईआरडीए का भी शायद कर लिया गया। इन सबका एग्जेम्पशन विड्रॉ करके सबको टैक्सेबल बना दिया गया। अब ये सब टैक्सेबल, अब क्यों टैक्सेबल होने से क्या हुआ कि ये जीएसटी चार्ज करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन लेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे और सामने वालों को क्रेडिट मिल जाएगा, तो जो आईटीसी का चेन है वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इनिशियली सर्विस टैक्स के जमाने में भी ये सारा एग्जाम था, लेकिन आज के डेट में प्रेजेंटली सब टैक्सेबल है, सब टैक्सेबल है। शुरुआत देखिए कैसे हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है। The commissioner stated that the activities of the statutory regulators could be handled through specific exemptions. The principal secretary Odisha stated that statutory regulatory authorities and constitutional authorities were extension of the government and therefore should be exempt from the law, under the law itself. The secretary stated that such bodies should not be exempted from registration and that the council should retain the power to tax them, and only specific bodies could be given exemption. He informed that there were many statutory authorities and not all of them were presently exempted from service tax, like Airport Authority of India. Karnataka supported the proposal of the principal secretary and stated that without exemption in the law, entities like Supreme Court, High Court, school examination boards, UPSC, etc., which charge fees for certain services
could come under the tax net. तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब किसमें है? नो सप्लाई में। Sri Amitabh stated that courts were already exempted from registration under the GST regime. क्योंकि नो सप्लाई है तो ऐसे ही exempted है, as they were included in Schedule 3 of the Model GST law. Tenth complete. इलेवेंथ मीटिंग 4 मार्च 2017, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने पहले। अब इसमें वेस्ट बंगाल 4 इश्यूज रिकॉर्डेड इन द मिनट जो 10th में है। Carve out of export and import function exclusively for the central administration, to deem supplies to territorial water as intrastate supply जो हो चुका, to allow the benefit of the composition scheme to restaurants क्योंकि आप supply of service बना चुके, which was a supply of services, to examine the provision in model GST law for matching annual GST return of the taxpayer with his annual financial statement. Possible है ये आज के डेट में, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? जीएसटी का टर्नओवर क्या इनकम टैक्स में जो टर्नओवर आप शो कर रहे हो उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है सर, हो रहा है, कर रहे हैं सर। हो रहा है। कैसे हो रहा है ये? 26 ईयर्स में वो ये कर रहे हैं सर, गैदरिंग हो रही है ऑल द टर्नओवर। मतलब जीएसटी का टर्नओवर इनकम टैक्स के रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ठीक बात है? यस हाँ, 1 साल से हो रहा है शायद, 1.5 साल से। तो ये अलाउड है? ये इनकम टैक्स का टर्नओवर जीएसटी के रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, लेकिन जीएसटी का टर्नओवर इनकम टैक्स में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वाया 26AS। इज इट अलाउड? पैन बेस्ड था ना सर, इसलिए अभी ये बोल के भी आ रहा है ना सर, इनकम टैक्स ये इसमें भी आ रहा है ना सर। हाँ, ये इसमें तो अभी परचेस बिल्स वगैरह भी दिखते हैं सर। हाँ परचेज भी आ रहा है, हाँ करेक्ट। नहीं, उल्टा क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? ये वाला यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? नहीं सर, वो इंटरनल रिकॉर्ड जाएगा ना उनका, तो देखिए वैट में इनकम तो टैक्स इंटरनल रिकॉर्ड भेजते हैं ना, वैट में वैसा ही था ना, इंटरनल रिकॉर्ड भेजते थे क्या कह रहे हैं राजेश जी? ना सर, बक्सेटी बोल रहा हूँ सर। हाँ, हाँ, इंटरनल रिकॉर्ड भेजते हैं ना वो इनकम टैक्स Internal- वाले। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स वाले जीएसटी में क्यों नहीं अपना डेटा शेयर कर रहे? जीएसटी वाले इनकम टैक्स को शेयर कर रहे हैं। देखिए इनकम शायद होगा टैक्स, सर, हाँ जी, पता नहीं, शायद हो सकता है सर, बिकॉज वो ऑडिट करने टाइम ऑब्वियसली वो क्रॉस चेक करेंगे ही करेंगे। जो हम डॉक्यूमेंट्स देंगे उस पे तो ज्यादा निर्भर नहीं होंगे, फिर भी उनके दे हैव टू डू देयर वर्क टू चेक द जेन्युइनिटी। ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग द एक्सेस बिकॉज पैन बेस्ड है। अच्छा देखिए, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, इनकम टैक्स का डेटा जब जीएसटी में शेयर होता है, जीएसटी में आपके पास सेंटर और स्टेट दोनों जुरिडिक्शन है, करेक्ट सर। और आप अगर स्टेट जुरिडिक्शन में आते हैं तो जो सेंटर का डेटा है आप स्टेट के साथ क्यों शेयर करेंगे? हेलो, हाँ समझ में आ रहा है? लार्जर पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। हाँ Why you will share your income tax data with state tax authorities who do not have any jurisdiction on income tax? तो इनकम टैक्स का डेटा इसलिए यहां फ्लो नहीं हो रहा है, इन जीएसटी का डेटा यहां। और दूसरी बात, यहां पर इनकम टैक्स में एक सेक्शन 138 है जो ये प्रोहिबिट करता है कि इनकम टैक्स अपना डेटा बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है 138 टाइप का जहां पर इट प्रोहिबिट्स दैट दिस डेटा कैन नॉट बी शेयर हियर। आप सोच के देखिए, जीएसटी का डेटा तो सेंटर और स्टेट दोनों शेयर कर रहे हैं, इनकम टैक्स सिर्फ सेंटर के पास है, तो ये वाला डेटा यहां फ्लो हो रहा है, ठीक बात है? एंड दिस इज लीगली अलाउड ऑल्सो। दूसरी बात, अब कस्टम में आइए।
कस्टम का डेटा क्या शेयर हो रहा है जीएसटी में? नहीं। कस्टम का डेटा नहीं। मुझे एक बात बताइए, टैक्स पेड गुड्स एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो कस्टम का डेटा ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटी में आ रहा है? यस सिर्फ यही वाला यस आ रहा है या नहीं आ रहा है मैचिंग का? तो ये शेयर हो रहा है, ये और ये लीगली अलाउड भी है, तभी तो हो रहा है, प्रोहिबिशन तो है नहीं। अब ये कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर ये जो फोर्थ कह रहा है तो एग्जामिन द प्रोविजन मॉडल जीएसटी लॉ फॉर मैचिंग एनुअल जीएसटी रिटर्न ऑफ द टैक्स पेयर विद हिज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इनकम टैक्स वाला या फिर कंपनी लॉ वाला। सर टू प्रोसीड फर्दर, हाँ, ये हाँ। सर्विस टैक्स में उनके पास एक्सेस था सर 26 का, तो दोनों तो सेंटर था। हाँ, बट दोनों ही जीएसटी सेंटर में था। पता नहीं, आपने जो सवाल उठाया तो उसका सोचना पड़ेगा। हाँ, वो आप देखिएगा आएगा अभी डिस्कशन में। आप सेक्शन 138 निकालते हैं एक बार इनकम टैक्स का, आप देखिएगा। क्रिमिनल ऑफेंस है शेयर करना डेटा। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एसएससीज, जीएसटी में तो कहा है कि भैया इंफॉर्मेशन आप हम पोर्टल पे डाल देंगे, सब डाल ही रहे, आप जीएसटी नंबर टाइप कीजिए उसका सारा कुछ आ जाता है। टर्नओवर ये सब नहीं आता है कि जीएसटी 1-3 फाइल किया या नहीं किया। The board or any income tax authority specified by its general or special order in this behalf may furnish or cause to be furnished to any officer, authority or body performing any function under any law relating to the imposition of any tax। FEMA से रिलेटेड शेयर कर सकता है। Such officer, authority or body performing functions under this और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे ऑफिशियल गैजेट में, तब शेयर होगा। Any such information received or obtained by any income tax authority in the performance of his function be necessary, ठीक है, under that law। तो नोटिफिकेशन निकालेंगे कि जीएसटी में जरूरी है इसको शेयर करना, तो ये जीएसटी में शेयर करेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं है, जीएसटी का डेटा इनकम टैक्स में आ रहा है। इसमें ये डिसीजन, चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए आपका स्टेट में जुरिडिक्शन है ए का, इसको एडीटी 021 का नोटिस आ गया, बोलता है जरा इनकम टैक्स का भी रिटर्न फाइल जो किया वो लेके आओ, मना कर सकते हैं आप? कहिए। नहीं सर, नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कीजिए मना और उसको ये सब कोट कर दीजिए, लगाने दीजिए दिमाग ऑफिसर को। अच्छा, है ना? करेक्ट। 130 नोटिस को क्वेश्चन करने से डरिए मत। हाँ, क्या रिप्लाई होना चाहिए वो तो जब मैं और स्टडी करूंगा तभी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल प्रीमा फेसी मैं आपको बता रहा हूं, देन वी कैन ट्राई एक्चुअली। The Honorable Minister from West Bengal stated that his state had recently। अच्छा एक बात बताइए, वैट में आपने प्रैक्टिस की होगी, क्या वैट वाले इनकम टैक्स रिटर्न मांगते थे आपसे? हाँ सर, मांगते थे। टर्न और मैच करने के लिए मांगते थे। मांगते थे? हाँ सर। और आप लोग देते थे? हाँ। तो चल ये प्रैक्टिस भी बना हुआ है ना, हो गया जी जी जी। देने का, लेकिन हाँ। वही क्वेश्चन कर दीजिए ना, मैं भैया मैं नहीं देता। सर्विस टैक्स में तो मांगते ही थे सर। सर्विस टैक्स में तो खैर ठीक है, वो दोनों हाँ। सेंटर का है तो मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ। वेट में मांगते थे। हाँ, वैट में वो तो मांग बहुत रहे थे। इंसिस्ट करते थे विद हाँ। बुक्स, अलोंग विद बुक्स प्रॉपर। बुक्स तो लेके आ जाऊंगा लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लेके आऊंगा। वाई यू नीड इनकम टैक्स रिटर्न, वो तो सेंटर का डेटा, आपको क्या जरूरत है? तब सेंटर स्टेट चीज पता ही नहीं थी सर, आप जो बोल रहे हो। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, मैं तो पढ़ रहा हूँ आपके साथ, तब पता लग रहा है। नहीं, एकदम सही है सर आपका। हाँ, तो वो इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन दे विल गेट डेफिनेटली, वो भी शॉक हो जाएंगे, क्या व्हाट आर यू टॉकिंग। हाँ, उनको भैया उनको भी देखना पड़ेगा
हाँ, उनको है ना? उनको सोचना पड़ेगा, उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ ऑडिट के नोटिस में इनकम टैक्स रिटर्न ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। भैया क्यों दे आपको? हमने एक क्वेश्चन तो किया है ना, सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग ही आप डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। बोलता है हाँ। रिकंसिलेशन ले आओ। अब रिकंसिलेशन क्यों लेके जाए? सेक्शन 35 मुझे कहता है रिकंसिलेशन बनाने के लिए। नहीं नहीं। जब कहता नहीं है तो जो काम ऑफिसर को करना चाहिए वो हमसे करवा रहा होता हम्म। है ना? तो ये तो गलत है। चलिए, तो उस प्रैक्टिस को, जो ऑफिसर जो प्रैक्टिस बना देता है उसी को हम लोग कानून मांग लेते हैं, उससे बाहर आना होगा। करेक्ट सर। तो देखिए वेस्ट बंगाल वाला क्या कह रहा है कि दैट हिज स्टेट हैड रिसेंटली अमेंडेड वैट लॉ and it now provided that the audit report prepared under the income tax law would be sufficient compliance for the audit report required under the VAT law, है ना? अब ये लीगली कितना साउंड है भगवान मालिक है। अगर ये लिख देता है कि वैट जो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो बनाया है वही हम वैट का रिपोर्ट भी मांग लेंगे, तो लीगली दे आर आस्किंग कि भैया ऑडिट रिपोर्ट लेके आओ इनकम टैक्स का, क्योंकि वो तो हम इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मांग नहीं रहे, हम तो वैट रिपोर्ट मांग रहे हैं आपसे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं आपको? चलिए, अच्छा आज के डेट में जीएसटी ऑडिट तो है नहीं? नहीं है, नहीं है। अब जीएसटी ऑडिट है नहीं और इनकम टैक्स ऑडिट को जीएसटी ऑडिट मान नहीं रहे। नहीं नहीं। आने वाले समय में इनकम टैक्स ऑडिट को ही अगर जीएसटी ऑडिट मान लेते हैं तो फिर वो तो धड़ल्ले से इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं। जी जी। देखना पड़ेगा, लेकिन ये करेगी नहीं गवर्नमेंट, लीगल इश्यूज हैं। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए सेक्शन 50 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18%। और आईटीसी गलत पे 24%। 24%, इसको भी अब 18 कर दिया गया है। यस। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 2017 से सर्कुलर आया ना इसको। नोटिफिकेशन से होगा ना, सर्कुलर से कैसे होगा? सॉरी, नोटिफिकेशन। एक अब सेक्शन 56 में इंटरेस्ट ऑन रिफंड कितना है? 6%। 6%। अब जितने भी स्टेट वाले हैं वो ये कह रहे हैं भैया जब लेना हो तो 18, देना हो तो 6, इसको भी 18 करो। पॉसिबल नहीं है ना? मुझे पढ़ के तो बहुत अच्छा लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भैया हमारा ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वही तो देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है। तो फिर स्टेट कहता है कि इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी निकाल लो। फिर आप तो बैंक इंटरेस्ट से भी ज्यादा मांग रहे हैं इनसे 9% मांगो, 18% क्यों मांग रहे हो? तो ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन अब पढ़ते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश स्टेटेड दैट इट वाज पेटेंटली unfair to charge interest at the rate of 18% and 24% from the taxpayer for the late payment of tax under section 50, but the government was required to pay interest only at the rate of 6% for delayed refund under section 56. You observe that for late payment of refund there should be a higher interest liability on the government at par with the taxpayer was liable to pay. He also informed that the rate of interest paid by the government was linked to its cost of borrowing, which was around 6%. The Honorable Minister from Uttar Pradesh responded that the taxpayer might also fail. अब मतलब ये 6% है, वो कई तरह का डिले हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने से। तो उसमें उत्तर प्रदेश कह रहा है वो तो टैक्सपेयर में भी डिले कर सकता है पे करने के लिए। The Honorable Minister from Uttar Pradesh responded that the taxpayer might also fail to pay tax due to certain unforeseen circumstances, like an illness in the family or a fire in his godown, and the taxpayer facing such difficulty deserved to be given concession. Government and the taxpayer was not
an equity issue and that the government rate of interest was linked to the rate at which it placed its funds to the Reserve Bank of India or borrowed funds from the Reserve Bank of India. The Honorable Chairperson observed that where the government did not refund money for 6 to 7 years due to litigation in court, it retained and used the taxpayers' money for these years, and for this it should be liable to pay interest at the rate at which government would have paid ordinarily for its borrowing, that is Government of India security rate. मुझे आज के डेट में बताइए प्री डिपॉजिट पे गवर्नमेंट कितना रेट, प्री डिपॉजिट आपने केस फाइल किया, प्री डिपॉजिट किया 10%, फिर प्री डिपॉजिट किया 20%, कितना हो गया टोटल 30%। अब आप केस जीत गए तो 30% गवर्नमेंट वापस करेगी जी। जिस दिन आपने डिपॉजिट किया, जिस दिन गवर्नमेंट आपको वापस करी उस दिन से, इसमें 60 डेज का डिले या 1 मंथ का डिले ये सब कुछ नहीं आ रहा है। जिस दिन आपने डिपॉजिट किया, जिस दिन आपको वापस मिल रहा उस दिन से टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रही है गवर्नमेंट 9%। 9%। मैंने आपको बताया था हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस के क्लास में कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना मिलता है 7.5%, कहीं 6% है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, करेक्ट। गवर्नमेंट कितना दे रही है 9%। 9%। तो प्री डिपॉजिट करने में तो आपको फायदा है इफ यू आर सर्टेनली श्योर दैट यू विल बी विनिंग द केस, इट इज अ काइंड ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक, या इससे अच्छा तो रिस्क फ्री कुछ हो नहीं सकता। यस और नो जी, एसएससी को कन्वे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 6% रिफंड 60 डेज के डिले के बाद भी अगर देती है तो 6%, ये कम है। 9% तो ठीक है। The Honorable Minister from Karnataka supported this approach. He stated that the cost for government should be higher for routine delay, and this could be 9%, and for litigation cases, the rate of refund should be 6%. Uttar Pradesh stated that this approach appeared to be a classic case of capitalism working for the capitalist. Uttar Pradesh बहुत against है. He observed that the government had a much higher bargaining power and it had wide resources for generating revenue, including borrowing from abroad at a very low rate of interest. He stated that for a private person, the cost of borrowing funds was high as he could not borrow from abroad at much lower rate. He stated the government of India could borrow from abroad at a low rate of 1.5%, lend it to banks at the rate of 6%, which in turn would lend to the customers at a much higher rate. He stated that this was a classic case in the USA during the decades of 60s and 70s. ये लाइन समझ गए ना? गवर्नमेंट 1.5% में बोरो करेगा, आरबीआई को 6% में देगा, फिर आरबीआई जब बैंक को देगा और बैंक जब कस्टमर को देगा तो बहुत हाई रेट में देगा। तो ये चल रहा है। He suggested that one way to address this issue could be to provide that if the refund was not given within a certain period of passing of an adjudication or appellate order, where the order had acquired finality, the rate of interest for delayed refund would be 9%, and that in other case of refund where interest was payable, it should be paid at the rate of 6%. मैं आपको एक्ट दिखला देता हूँ, सेक्शन 56 पढ़ लेता हूँ ताकि आप समझ पाए कि क्या डिस्कशन चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड में 6% है। अब यहां देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी क्लेम ऑफ रिफंड अराइजेस फ्रॉम एन ऑर्डर पास बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी, और गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, एसएससी के फेवर में है, तो इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 9%। और यहाँ 60 डेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्री डिपॉजिट में 60 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखिएगा। The CCT Gujarat stated that a similar provision was also required in respect of appeal provisions. The chairperson observed that an order passed under one act covering demand of duty under both the acts could not be deemed to be an order under two different acts. क्या कह रहे हैं? मान लीजिए आपको DRC 07 इश्यू हुआ। DRC 07 में जब इश्यू हुआ तो उसमें C का भी डिमांड है, S का भी डिमांड है, I का भी डिमांड है, 10-10 रुपए।
अब अपील में जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? एक ही अपीलेट अथॉरिटी है या दो अपीलेट अथॉरिटी है? एक ही एक ही है, तो ये तीनों एक ही के पास जाएगा? जी। ऐसा तो नहीं है ना कि ये वाला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, ये एस के पास, ये आईबी सेंटर के पास जाएगा, ऐसा है नहीं। तो यही कह रहे हैं कि GST appellate authority heard an appeal against an order covering demands under both C and S. There should be a bar in law for SGST appellate authority to hear the same appeal. SGST appellate authority तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हेलो, अच्छा इस तरह से एग्जिस्ट करता है, रुकिए रुकिए मैं बताता हूं किस तरह से एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल जुरिडिक्शन और स्टेट जुरिडिक्शन, ठीक है? सेंट्रल जुरिडिक्शन का अपना अपीलेट अथॉरिटी है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। स्टेट जुरिडिक्शन का अपना अपीलेट अथॉरिटी है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। बनाया होगा ना? अब मुझे एक बात बताइए, सेंटर के जुरिडिक्शन में अगर आप आते हैं तो सी और एस दोनों का एडजुडिकेशन करेगा और इसका अपील में जाएगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। यहां से अपील में हार गए, अब बोलते हैं चलो यहां हार गए, अब यहां चल देते हैं हम लोग। इज इट पॉसिबल? नहीं। सिमिलरली यहां से आप यहां नहीं आ सकते। तो यही, तो ये स्टेट अपीलेट अथॉरिटी हो गया, ये सेंट्रल अपीलेट अथॉरिटी हो गया। ठीक बात है जी। फिर ट्रिब्यूनल तो एक ही है। यस हाई कोर्ट उस स्टेट का एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। और ये आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। एनी प्रोसीड, देखिए सेक्शन 6, any proceeding for rectification, appeal and revision wherever applicable of any order passed by an officer appointed under this act C shall not lie before state or union। खत्म। कल करें इसमें, पेज नंबर 13 से पढ़ना हम लोग। सर एक क्लैरिफिकेशन था सर। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ कहिए सर, आप वो 11th में पढ़ रहे थे इंटरेस्ट कंसेशन बोल के, अभी एक 3 पेज बैक साइड पे। तो इंटरेस्ट कंसेशन कहाँ पे होगा, कैसे? अभी तो आजकल तो पूरा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, ऑडिट में वो कंसेशन तो नहीं करेंगे? नहीं, ये तो डिस्कशन का पार्ट था, कंसेशन मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है, हाँ वो एक था सर। मिल नहीं। और ये एक जनरल क्वेश्चन था सर, ये हम